हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस खंड के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था सेक्शन को देखेंगे और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण खबरें बीते महीनों में रही होंगी उन पर चर्चा करेंगे और जो भी बातें हमें जाननी है इस महीने से संबंधित, खासतौर से जो आज का सेशन है वो दिसंबर महीने की खबरों पर आधारित है। तो क्या क्या अपडेट हुए इकोनॉमी में, किस तरीके के डेवलपमेंट हुए, किस तरह से जो आंकड़े आए उसका क्या मतलब निकलता है, उससे कोई अगर प्रश्न बने हम कैसे उसे डील कर पाएंगे, इस बातों को समझते हैं। पहला है श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद क्यों जारी किया गया, इसके क्या लाभ है, इस तरह की कुछ बातें। पहली बात तो इसे किसने जारी किया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो ये देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद है जिसे शुरू किया गया है और इस बॉन्ड का मकसद है इंफ्रा डेवलपर्स के लिए एक तरीके से सहायता करना। जो डेवलपर्स होंगे उनकी बैंक गारंटी की व्यवस्था के तौर पर कार्य करना। अभी तक बैंक से जो गारंटी मिलती है वो इस बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों को मिल पाएगी। तो इससे क्या होगा, ढांचागत परियोजनाओं के ठेकेदारों और ठेका देने वाले संस्थानों दोनों को संरक्षण मिलेगा। अभी के समय इस बीमा उत्पाद को बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जारी कर रहा है। श्योरिटी बॉन्ड बीमा को अगर हम समझें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्राधिकरण या कंपनी के लिए एक तरीके का जोखिम हस्तांतरण उपकरण है, यानी कि एक तरीके की श्योरिटी है जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार ये दिखा सकता है पत्र और इससे जो ठेका देने वाली कंपनी है उसको इस बात की श्योरिटी बनी रहेगी कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि परियोजना आवंटित करने वाली कंपनी को यह भरोसा बना रहेगा कि अगर ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है तो भी कंपनी को नुकसान नहीं होगा। इस बॉन्ड के एवज में कंपनी को नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो किसी तरह की अगर बैंक गारंटी को देखें तो उसके विपरीत जमानत बॉन्ड बीमा में ठेकेदारों को बड़े कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे ठेकेदार को भी फायदा है। आप समझेंगे कि ठेकेदार को परियोजना के एवज में जो धनराशि जमा करनी पड़ती है उसको इस राशि को जमा करने से छूट मिल जाएगी और इस धनराशि का उपयोग वो परियोजना के विकास में लगा पाएगा। तो ठेकेदारों के कर्ज को कम करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनके विकास में भी सहायता मिलेगी। महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। अगला है 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है और ये संबंधित है केरल राज्य से। कौन कौन से हैं, किस तरह के नाम हैं, तो केरल के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इनके नाम केरल में भी हैं और हम इन्हें किस भाषा में पुकारते हैं उत्तर भारतीय राज्यों में वो भी दिया है। तो अट्टापडी अटुकुम्बू अवारा यानी बीन्स, दूसरा नाम है चना, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं जैसे अट्टापडी थुआरा यानी कि लाल चना। अगला है ओनाटुकरा एलू यानी कि तिल, उसके बाद कंथल्लूर वट्टावदा वेलुथुल्ली यानी कि लहसुन, उसके बाद पोडुंगल्लूर पोटुवेलारी यानी कि स्नैप तरबूज। तो इन उत्पादों को इस क्षेत्र की विशिष्ट कृषि जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह की जलवायु में ही उगते हैं और इनकी खास पहचान है उस क्षेत्र को लेकर के, तो ये जो जीआई टैग है इन्हें मिला है। अब अगर हम देखें कि जो बीन्स है, इस बीन्स का आकार बकरी के सींग की तरह होता है और ये मुड़ी हुई होती है। बाकी बीन्स की तुलना में इसके तने और फलों का रंग बैंगनी है और ये उच्च एंथोसाइनिन की उपस्थिति होती है इसमें, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक गुण इसमें पाए जाते हैं और हृदय से जुड़े हुए रोगों के लिए ये काफ़ी मददगार है इनसे लड़ने के लिए। कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर की अधिक मात्रा है। इसके अलावा इसमें उच्च फेनोलिक सामग्री भी पाई जाती है जो इसकी कीटों से सुरक्षा करती है। तो एक तरह से जैविक खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है जिसमें किसी तरह की कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना होगा। ये कुछ वो विशेषताएं हैं, अगर अलग अलग तरीके से इनको पूछ लिया जाए तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो कि किसकी क्या खासियत है। इसी तरह अगर आप लाल चना को देखेंगे तो अन्य चने की तुलना में इसके बीज बड़े हैं और अधिक वजन वाले हैं। सब्जी और दाल के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में है। अगर आप लहसुन को देखेंगे तो इसमें सल्फाइड, फ्लेवोनोइड्स और प्रोटीन की अधिक मात्रा है और एलिसिन से भी ये भरपूर है। तो इसका फायदा ये है कि माइक्रोबियल संक्रमण से या इससे जुड़े हुए अन्य रोगों से लड़ने में ये ज़्यादा प्रभावी या ज़्यादा मददगार हो सकता है। इसी तरह अगर आप तिल की बात करें तो इसका तेल कई तरह के स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद हैं। इसके अलावा हृदय रोगियों के लिए भी ये कारगर है। तरबूज की खेती अगर आप देखेंगे तो कोडंगल्लूर और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में की जाती है। विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा जैसे अन्य पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं।
इससे भी सवाल अलग अलग करके ही पूछा जा सकता है। वैसे जो मुख्य सवाल है वो ये बन सकता है कि ये जो उत्पाद हैं कहाँ के हैं या फिर किसे यहाँ पर जीआई टैग मिला है। अगला है राइट टू रिपेयर, यानी कि किसी चीज को सुधारने का अधिकार। तो राइट टू रिपेयर से जुड़ा हुआ एक पोर्टल शुरू किया गया है और इसे शुरू किया है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा, इसको लॉन्च किया है। अब क्या है इसका मकसद? है उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। देखिए कोई भी उत्पाद कोई उपभोक्ता अगर खरीदता है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि यदि उस उपकरण में किसी तरह की कोई समस्या आती है, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन खरीद लिया, कोई लैपटॉप खरीद लिया, वो खराब हो गया, तो आप उसको बनवाएंगे कैसे? कंपनी ने उसे रिपेयर करने से मना कर दिया है। ये एक राइट, एक अधिकार होना चाहिए कि आप उसको रिपेयर करवा सके और जब तक उसकी लाइफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप करें। तो निर्माता कंपनी उत्पाद विवरण के मेन्यू को ग्राहकों के साथ साझा करेंगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों के उत्पादों की जानकारी होगी। इसके अलावा इसमें सूचना का इस्तेमाल करके उत्पादों की मरम्मत करवाई जा सकती है। ऐसे में क्या होगा, जो मूल निर्माता कंपनी है उस पर निर्भरता थोड़ी कम होगी। इसके अंतर्गत जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक, उपभोक्ता उत्पाद, वाहन, खेती संबंधी उपकरण और तकनीकी सूचना इनसे जुड़ी हुई यहाँ पर उपलब्ध होगी। राइट टू रिपेयर का अर्थ, जैसा हमने डिस्कस किया, उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की मरम्मत का अधिकार होगा। और उत्पाद कौन कौन से, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, कार, जो विचार है अगर आप उसे समझें तो अगर किसी के पास कोई उपकरण है तो उसे ठीक कराने का अधिकार हो, ये इसका मूल मंत्र है। अगला है प्रवासन और विकास रिपोर्ट। क्या कहती है ये? विश्व बैंक ने इसे जारी किया है। किसने जारी किया है? प्रवासन और विकास रिपोर्ट विश्व बैंक ने। अब इसके अंतर्गत रेमिटेंस, यानी दूसरे देशों में कार्य करने वाले लोग अपने मूल देश में जब धन को भेजते हैं या प्रेषित करते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो इसके संबंध में जानकारी मिली है। रिपोर्ट कहती है कि 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों को रेमिटेंस के रूप में आय प्राप्ति जो हो रही थी वो 5% बढ़ गई है और 626 अरब डॉलर हो गई है। 2021 में देखेंगे तो 10.2% की वृद्धि के मुकाबले ये काफी कम है, यानी जो 2021 में वृद्धि हुई थी इस बार की वृद्धि थोड़ी कम है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में रेमिटेंस में करीब 9.3% की वृद्धि है। दक्षिण एशिया की बात करें तो 3.5%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 2.5%। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देखें तो 0.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। बेसिकली अभी अनुमान ही है, बहुत स्पष्ट आंकड़े नहीं है। भारत के लिए कहा गया है कि साल 2022 में भारत का सालाना रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है। अब ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक 100 बिलियन डॉलर लगभग किसी भी देश का नहीं पहुंचा है, तो कोई भी देश इससे पहले यह आंकड़ा नहीं छू पाया। अगर भारत छूता है तो बहुत अच्छी बात है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत का रेमिटेंस पिछले साल के मुकाबले 7.5% से बढ़कर 12% तक हो जाएगा। अगर हम साल 2021 में देखें तो 89.4 अरब यूएस डॉलर ये रहा था और ये राशि भारत की जीडीपी के 3% के बराबर थी। बड़ी बात है। भारतीयों की योग्यता में संरचनात्मक बदलाव आया है जिसके चलते हम रेमिटेंस में वृद्धि की गणना या अनुमान लगा पा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग काम करने ही नहीं जाएंगे, वो इतनी योग्यता ही नहीं अर्जित कर पाएंगे, अच्छी धनराशि वहां पर प्राप्त नहीं करेंगे तो देश में क्या भेज पाएंगे। इस वजह से भारतीय प्रवासियों के गंतव्य क्षेत्रों में ही बदलाव आया है। वो ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां उन्हें ज्यादा वेतन मिल सकता है, वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का भी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप खाड़ी देशों में देखेंगे तो उन्होंने अपने देश में जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया है वो भी एक वजह है कि भारत का जो रेमिटेंस है उसमें वृद्धि दिखी है। रेमिटेंस की परिभाषा हमने समझी ही है, जब एक प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजता है, तो चूंकि वह धनराशि उस दूसरे देश में अर्जित की गई होगी तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा। और विदेशी मुद्रा अर्जित करना किसी एक देश के लिए रिजर्व के तौर पर कार्य कर सकता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होगा। और जैसे छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है उसके लिए रेमिटेंस बहुत जरूरी भूमिका निभाता है और किसी देश के चालू खाते को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। चलिए अगला है रिटेल इन्फ्लेशन सिल्वर लाइनिंग। इसमें क्या बातें हैं? एनएसओ की एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने क्या कहा है कि नवंबर 2022 में जो खुदरा मुद्रास्फीति की दर है वो 5.8% तक हुई है और अक्टूबर में यही दर 6.77% थी। अब अगर आप यहाँ देखें तो 11 महीने के बाद महंगाई 6% से नीचे हुई है और इस महंगाई को अगर हम समझें तो आरबीआई की जो एक निर्धारित दर है 4 ± 2% के आसपास होनी चाहिए, तो इस पर आ रही है।
एनएसओ का कहना है कि खाद्य कीमतों में जो आने वाली कमी है उसकी वजह से गिरावट हो रही है। अक्टूबर में अगर हम देखें तो भारत के औद्योगिक उत्पादन में 4% की कमी देखने को मिलती है। अब कोई सवाल इसमें यह भी फ्रेम हो सकता है कि इस समय से इस समय काल तक भारत की औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दिखाई दे रही थी, लेकिन आंकड़े चूंकि बेसिक चीजों के तौर पर आप समझेंगे तो आपको पता होगा कि ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स में भी गिरावट है। अक्टूबर के महीने में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में आने वाली जो कमी है 5.6% थी, कैपिटल गुड्स में 2.3%। बेसिकली कमी तो दिख ही रही है। एनएसओ का कहना है कि यह कमी छोटे और मध्यम उद्यमों की निरंतर कमजोरी के साथ घटते निर्यात और सुस्त यानी धीमी होती खपत यानी कंजम्पशन की डिमांड को दर्शाती है। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में निर्यात घट रहा है, जो उद्यम है वो वीक हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो डिमांड है कंजम्पशन से जुड़ी हुई वो भी धीमी हो रही है। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या बताता है? एनएसओ द्वारा औद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास के मापन के लिए जारी किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। इसके अलावा इसमें जो आधार वर्ष है वो 2011-12 से हम तुलना करते हैं कि डेटा में कितना उतार या चढ़ाव आया है। अब आईआईपी की बात करें, इसमें क्या क्या शामिल है? तो विनिर्माण क्षेत्र को 77.6% वेटेज है, खनन क्षेत्र को 14.4% वेटेज दिया गया है और बिजली क्षेत्र को 8% का दिया गया है। अगला है ऋण प्रतिभूतिकरण और डिजिटल ऋण। इसमें क्या बातें हैं? देखिए, आरबीआई ने मानक संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर 2021 के दिशा निर्देशों को अपडेट किया है। उनका कहना यह है कि ऐसे ऋणदाता जो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं यानी कि 365 दिनों से कम अवधि वाले कर्जे देते हैं, उनका वो प्रतिभूतिकरण नहीं कर पाएंगे, उनको सिक्योरिटीज में नहीं बदल पाएंगे। तो आरबीआई के परिसंपत्ति वर्गीकरण जो मानदंड है वो क्या कहते हैं, इसको जाने। तो एक मानक संपत्ति वह संपत्ति होती है, ऊपर जो बात की ना मानक संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण, क्या है इसका मतलब? तो मानक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसमें व्यावसायिक समस्याएं कम से कम हो सके। ठीक है, व्यवसाय से जुड़े सामान्य से कम जोखिम हो और ऐसी संपत्ति एनपीए ना हो। ये इसके प्रमुख बातें हैं मानक संपत्तियों के लिए। तो आरबीआई ने कहा है कि ऋणदाता हैं जो बड़े पैमाने पर एनबीएफसीज हैं इसके अंतर्गत, तो पोर्टफोलियो के उस हिस्से का बैंक की तरह किसी अन्य ऋणदाता के साथ प्रतिभूतिकरण ये नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? सिक्योरिटीज की जो मात्रा है उस पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण है या प्रतिभूतियों के तहत दिया जाने वाला ऋण है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी सुधरेगी। इसके अलावा इसका असर किस पर होगा? इसका असर होगा फिनटेक ऋणदाताओं पर ज्यादा होगा, जो कि अल्पकालिक ऋण देते हैं। बेसिकली 3 महीने दे दिया, 6 महीने तक का दे दिया। तो वाहन वित्त जो व्हीकल्स के लिए है, छोटे और मध्यम उद्यम ऋण और अन्य परिसंपत्ति वर्गों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस संदर्भ में प्रतिभूतिकरण का अर्थ क्या है? परिसंपत्तियों को रीपैकेज्ड की गई ब्याज वाली प्रतिभूतियों से जोड़ना। अगला आते हैं ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कुछ नए नियम आए हैं। क्या क्या बातें हैं ये भी जरूरी हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का इस्तेमाल भारत के अंतर्गत बड़े पैमाने पर किया जाता है और ये कंपनियां भारत में काफी ज्यादा लाभ कमाती हैं बड़े स्तर पर। तो सरकार ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को शुरू किया है, ONDC। इसका अभी परीक्षण शुरू है, एक तरीके से ट्रायल फेज पर है। धीरे धीरे समझेंगे कितना लाभकारी हो रहा है। मकसद क्या है? सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को समान अवसर प्रदान करना। देश में अगर हम MSMEs को देखें या छोटे व्यापारियों को देखें तो उनकी डिजिटल बाजार तक पहुंच बढ़ाना और उपभोक्ताओं को खरीदारी के ज्यादा विकल्प देना। अब इन बातों से क्या मतलब समझ में आया? पहले तो एक पॉइंट और समझ लें कि ONDC का विकास देश के पहले सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में किया जा रहा है। अब इतनी सारी बातें करनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक परिकल्पना ये की गई है कि एक व्यक्ति मान लीजिए Amazon पर पंजीकृत खरीदार है, अब उसको फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना है, तो उसको फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदने के लिए वहां पर भी पंजीकृत होना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप किसी एक जगह पर पंजीकृत होकर के बाकी किसी भी अन्य विक्रेता से सामान किसी और प्लेटफॉर्म पर भी खरीद पाएंगे। अब इसका कार्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है इस व्यवस्था के तहत, और ये वाणिज्य मंत्रालय के DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित एक ओपन ई कॉमर्स प्रोटोकॉल है जो बाकी कंपनीज को अब फॉलो करना पड़ेगा। अभी के लिए वही वाली बात है कि खरीदारी और बिक्री के लिए ग्राहक और विक्रेताओं को एक ही ऐप पर रजिस्टर्ड होना
जरूरी होता है, यानी जिस ऐप का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे में अगर करेंगे तो उसमें होना पड़ेगा। इसके बाद ऐसी बाध्यता खत्म हो जाएगी। जैसे यूपीआई के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा ही ई कॉमर्स के लिए भी इसका उपयोग कर पाएंगे। तो कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हम उपयोग करते हैं, जैसे रिटेल में, फूड में, मोबिलिटी में, कई सारे क्षेत्रों में। तो अलग तरीके से व्यवसायों को रूपांतरित करने में, और जो एक मोनोपोली सी बनती जा रही है उन बड़ी कंपनियों की, उसको तोड़ने में फिर इससे मदद मिल सकती है। तो इस पर भी एक सवाल कोई पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न पत्र पर। आज के लिए आपका टास्क ये होगा कि हम यहाँ पर 3 सवाल डिस्कस करेंगे और आपको उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आप सवाल को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, बुनेंगे और उसका उत्तर बताएंगे। तो इससे जो आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है उसका भी रिवीजन होगा, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे, यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। दूसरा, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। आप बताइए इसका उत्तर क्या है। वैसे ये पूछा जा चुका है, यूपीएससी का ही सवाल है, ना आए तो आप गूगल करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर के 2013 का अधिनियम। इसके अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में ये कथन है। क्या कहता है ये कथन? पहला, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL श्रेणी में आते हैं। अगला, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। अगला, गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने के बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। इस सवाल को भी आपको सॉल्व करना है, इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। एक अंतिम सवाल, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती, यदि कौन सी स्थिति हो? 4 स्थितियां दी हुई हैं। औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल हो रह जाता है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाए, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाए, या निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ने लगे। तो आपको इसका जवाब देना है। हम अगले सेशन में कुछ नए सवाल लेकर के आएंगे, कुछ नई खबर लेकर के आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है। इसके अलावा आप अगर कुछ और जानना चाहें उसे भी लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उस पर भी कोई और वीडियो बना लिया जाए। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए। शुक्रिया।